नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता को। देखिए, अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता के इस टॉपिक को, तो हम इसको 3 वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। 3 इसके पार्ट आएंगे। देखिए, अगर बात करें तो जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी मेरे को, वो सारा ही कंटेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और देखिए, अगर बात करें तो वैसे तो पढ़ने को काफ़ी सारा जो है, मतलब इसी टॉपिक को हम चाहे तो 15 से 20 दिन भी ले सकते हैं टॉपिक को पढ़ने में। लेकिन हमें क्या है, जो है वो मेन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली वही पढ़ना है ना। एक्स्ट्रा चीज़ फालतू की नहीं पढ़नी। स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता, ये जो वैदिक सभ्यता है, इससे पहले हुई थी अब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक तो ऋग्वैदिक काल है। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है वो है उत्तर वैदिक काल। जो 1500 से पहले का जो था ना, वो था सिंधु घाटी सभ्यता वाला। हम जो है एक बार कंपेयर करेंगे इन दोनों में, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय जो है मातृ सत्तात्मक जो है वो सभ्यता थी। ये मातृ सत्तात्मक यानी कि माता जो थी वो प्रधान थी परिवार के अंदर। और वैदिक काल में जो है वो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को हमें मिलती है, पिताजी जो है वो प्रमुख है। वही अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं है, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। बात करें सिंधु सभ्यता की, तो यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार प्रथा जो वो नहीं थी, संयुक्त परिवार प्रथा नहीं थी। लेकिन वैदिक जो है सभ्यता, उसमें हमें ये संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करें अगर सिंधु सभ्यता की, तो ये नगर प्रधान सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये एक ग्राम प्रधान सभ्यता थी। ये बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है अंतर है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्यों की उत्पत्ति की, यहीं से हम जो है इसको पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है, आर्यों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो 3 विद्वान हैं, इनके मत देखिए आप। इन्होंने आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से हुई है। दयानंद सरस्वती जी हैं, वो कहते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति जो है तिब्बत से हुई है, तिब्बत से इन्होंने उत्पत्ति मानी। और एक सिद्धांत है मैक्स मूलर का, जिन्होंने माना है कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। और ये मध्य एशिया वाला जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है मैक्स मूलर का है। अब हम देखते हैं कुछ वैदिक कालीन जो नदियां हैं उनके नवीन और पुराने जो नाम है वो क्या है। देखिए, बात करें अगर सतलज नदी की, तो इसका पुराना नाम था शतुद्री। अगर चिनाब की बात करें तो इसका पुराना नाम है अस्किनी। झेलम की बात करें तो इसका पुराना नाम है वीतस्ता। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में हमें सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश के अंदर है। 1000 ईसा पूर्व में हमें सबसे पहले लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। फिर हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो व्यवस्था जो थी वो कर्म पे आधारित थी। जैसा महान कर्म होगा वैसा ही जो है फल मिलेगा, इससे आप समझ सकते हो, कर्म पर आधारित थी, कर्म पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है इसको जो है कर्म से हटाकर जन्म पर आधारित जो है वो शुरू हो गई। जन्म पर आधारित जो है वो होने लग गई। पहले कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये जन्म पर आधारित हो गई थी व्यवस्थाएं। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति की बात करें। हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। शुरुआत में जो वैदिक काल की शुरुआत हुई थी उस समय जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसमें कुछ महिलाएं थी ऋग्वैदिक कालीन, जैसे गोशा, अपाला, ये कुछ महिलाएं थी। फिर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर जो है स्थितियों की स्थिति जो है कुछ बिगड़ गई है, ऋग्वैदिक काल जैसी नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है बिगड़ी है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो है गार्गी और मैत्री। अब हम देखते हैं कृषि व्यवस्था के बारे में, वैदिक कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें कृषि की, तो यव जो है यव को जो है किससे जो है माना जाता था,
जो है उसे यव कहते थे। जो होता है ना अभी अपने, उसको यव कहते थे। चावल जो है उसको क्या कहते थे, व्रीहि कहते थे। गेहूं जो है उसको क्या कहते थे, गोधूम कहते थे। इनके लिए शब्दावली मिलती है। वही अगर हम बात करें खिल्य की, खिल्य क्या थी वैदिक काल में, एक भूमि मापने की इकाई थी खिल्य। वहीं अगर हम बात करें बलि क्या थी, बलि तो बलि जो है वो एक प्रकार का कर था जो राजा प्रजा से लेता था। ये कृषि उपज का 1/6 भाग था, 1/6 भाग था कृषि उपज का बलि, 1/6 भाग था। अब हम अगर बात करें तो एक गाय जो थी, गाय जो थी वैदिक काल में वो एक विनिमय का माध्यम थी। विनिमय के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब हम देखते हैं व्यापार के बारे में वैदिक काल के अंदर। देखिए बात करें तो व्यापार में जो व्यापारियों को जो है वो क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था, पणी कहा जाता था। निष्क क्या थी, निष्क स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको निष्क कहा जाता था। और शतमान और कृष्णल क्या है, शतमान और कृष्णल ये माप की इकाइयाँ थी, शतमान और कृष्णल। और अगर हम बात करें वैदिक काल में तो चांदी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद के अंदर। वैसे हमें सोना जो है उसका, तांबा का, इनकी भी जानकारी मिलती है, लोहे की, ठीक है। लेकिन चांदी का उल्लेख जो हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें गोत्र प्रथा की तो ये उत्तर वैदिक काल में जो है वो अस्तित्व में आई थी। और इसका उल्लेख हमें जो है अथर्ववेद से मिला है। चांदी का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद से मिलता है, गोत्र प्रथा का भी हमें यहीं से मिलता है। देखिए अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है व्यवस्था वो वंशानुगत और राजतंत्रात्मक हो गई। पहले गणतंत्रात्मक थी ऋग्वेदिक काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक हो गई। और वैदिक काल में जो राजा था वो राजा जिन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था उन मंत्रियों को क्या कहा जाता था, रत्नीन, रत्नीन कहते थे। अब हम आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए आश्रम व्यवस्था की बात करूं तो इसका जो है उद्भव जो है शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल से जो हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। और सबसे पहले जो उल्लेख है आश्रम व्यवस्था का वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। हम आगे पढ़ेंगे ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद इनको, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और सबसे पहले 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जो शुरुआत के 3 जो आश्रम है उनका जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। और जाबाला उपनिषद में जो है हमें 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। किसके द्वारा जो है ये आश्रम की शुरुआत जो है मानी जाती है, याज्ञवल्क्य, इन्होंने 4 प्रकार के आश्रम बताए थे। जाबाला उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था जो है 4 प्रकार के आश्रम की बताई थी याज्ञवल्क्य ने, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक है ब्रह्मचर्य, एक है गृहस्थाश्रम, एक है वानप्रस्थ आश्रम, एक है संन्यास आश्रम। शुरुआत के जो 25 से लेकर, माफ कीजिएगा, जो जन्म से लेकर 25 वर्ष था वो था ब्रह्मचर्य। 25 से 50 तक जो था वो था गृहस्थ आश्रम। 50 से 75 तक था वो था वानप्रस्थ आश्रम। और 75 से फिर जो है 100 तक मान सकते हो आप, वो थे संन्याश्रम, ठीक है। तो ये थे आश्रम व्यवस्था। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं देवता के बारे में। देखिए देवता की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद काल में मुख्य देवता इंद्र थे। मुख्य रूप से जो देवता थे वो इंद्र थे। और अन्य जो प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि, वरुण। और जो वरुण थे उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको, ये वाला इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि सबसे पहले 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। और इस शुरुआत के जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इनका जो है उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल की कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। देखिए संस्थाएं 3 थी, सभा, समिति, विदत। सभा क्या थी, सभा के अंदर जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। ये वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है उसी के समान थी। इसमें स्त्रियां भाग लेती थी शुरू में, बाद में भाग नहीं लिया, उन्होंने बंद कर दिया सभा में, ठीक है। फिर हम बात करें समिति देखो ये जो थी वो सामान्य लोगों की सभा थी, सामान्य नॉर्मल लोग ज़्यादातर, ठीक है।
इसका काम क्या था समिति का, कि राजा का निर्वाचन करना। समिति का जो अध्यक्ष था वो था ईशान। ईशान समिति का अध्यक्ष कौन था? ईशान। और एक और जो है वो राजनीतिक संस्था थी वीदत्त। वीदत्त जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। ये सबसे प्राचीन संस्था थी वीदत्त। और अगर हम बात करें कुछ प्रथाओं के बारे में तो देखिए, एक नियोग प्रथा थी। वैदिक काल में एक नियोग प्रथा थी। अभी हम देखेंगे क्या होती है। सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, बाल विवाह के प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर्दा प्रथा के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। सती प्रथा भी नहीं, बाल विवाह भी नहीं, पर्दा प्रथा भी नहीं, नियोग प्रथा मिलती है। ये क्या है? देखिए इसमें जो है, अगर किसी स्त्री के पति की जो है वो अगर मृत्यु हो जाए, स्त्री के पति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो वो अपने देवर से जो है पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। ये प्रथा विद्यमान थी। ये जो वैदिक काल में प्रथा थी इसे नियोग प्रथा कहते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।